गुड मॉर्निंग क्लास। कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके पहले हमने काफी चीजें पढ़ लिया है। कल हम लोगों ने पढ़ा था संरक्षण आगार, इसका नाम क्या है? समुदाय आगार, कम्युनिटी रिजर्व। इसके पहले क्या पढ़े थे? कौन सा रिजर्व? कंजर्वेशन रिजर्व। समुदाय रिजर्व से पता ही चल रहा है, सब नाम से पता चल रहा है। देखो नाम से आ रहा है, समुदायों को क्या करना? संरक्षित करना। कहीं समुदाय है तो क्या करना? संरक्षित करना। इसमें और संरक्षण आगार में अंतर यही है, समुदाय आगार और संरक्षण आगार में अंतर यह है कि इसमें क्या करते हैं, आप कोई भी आप देखे थे, कोई राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य उद्यान, उसके चारों ओर क्या बनाते थे? एक जो एरिया जो राज्य सरकार के अधीन भूमि थी उसे संरक्षण आगार घोषित कर देते थे। उससे क्या होता था, इसमें यहाँ पे स्थानीय लोग इसका संरक्षण करते थे और इससे यहाँ पे जो ये आपका नेशनल पार्क सुरक्षित रहता था। ये था समुदाय आगार। ऐसा क्षेत्र है, समुदाय आगार ऐसा क्षेत्र है जो अगर कोई नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य अभयारण्य, कंजर्वेशन रिजर्व है, संरक्षण आगार है, ठीक। इन तीनों के से अलग होगा, इन तीनों से इसका संबंध नहीं होगा। समझ रहा? कभी भी समुदाय आगार ना तो नेशनल पार्क को घोषित किया जा सकता है, ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, ना कंजर्वेशन रिजर्व। समझ रहा? तब इसको किसको कहाँ पारित करेंगे, कहाँ बनाएंगे? समुदाय आगार। अगर जब देखा जाता है कि कोई व्यक्ति या किसी संस्था की लैंड ऐसी है या कुछ समुदायों का समूह ऐसा है जहां पे उन समुदायों को भी संरक्षित करना जरूरी है, वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी संस्कृति, कल्चर, लोग क्या कर रहे हैं, बाहरी लोग प्रभावित कर रहे हैं, उनको भी संरक्षित करना जरूरी है। जो लोग वहां पे कम्युनिटी रह रही है, जो समुदाय वहां रह रहा है, उसके जो सांस्कृतिक कल्चर है, समझ में आ रहा है? सांस्कृतिक कल्चर समझ रहे होंगे आप लोग। उसको जो बाहरी लोग प्रभावित कर रहे हैं उसे बचाना, साथ ही साथ उन जिस परिवेश में रह रहे हैं उस परिवेश पे नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, उसको वहां पे जीव जंतु वनस्पतियों को जिससे वो जुड़े हुए हैं उनको संरक्षित करने के लिए समुदाय आगार घोषित किया जाता है। समुदाय आगार ऐसी भूमि को घोषित किया जाता है जो किसकी होती है? कम्युनिटी की होती है, समुदाय की होती है। किसी व्यक्ति, किसी पर्सनल व्यक्ति की हो सकती है, किसी आपकी भी हो सकती है कि आपका बहुत बड़ा लैंड है, उसमें एक जो है बहुत जैव विविधता पाई जा रही है, जीव जंतु रह रहे हैं, वनस्पतियां हैं, उसको भी समुदाय आगार घोषित किया जा सकता है। या आप लोग जहाँ रह रहे हैं, मान लीजिए आप किसी संस्था में यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ से तरह तरह आप लोग संरक्षण करने के लिए समुदाय है, यहाँ पे भी आपको, ये सरकार की संपत्ति नहीं है, एक तरह से कहा जाए डायरेक्ट होती है। समझ रहा? सरकार क्या करती है, खाली इसे समुदाय आगार घोषित कर देने से ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की भी संपत्ति हो सकती है, किसी संस्था की हो सकती है, कोई बहुत बड़े समूह हो सकते हैं, ठीक। किसी गांव है, कोई गांव है, गांव को घोषित किया जा सकता है समुदाय आगार। उस गांव के लोगों का अलग रहन सहन है, कल्चर है, संस्कृति है, उनको संरक्षित करने के लिए समुदाय आगार बनाए जाते हैं। समुदाय आगार उन्हीं स्थानों को घोषित किया जाता है। इसकी परिभाषा में हिसाब से बताता है कि जहां ऐसी भूमि जो नेशनल पार्क ना हो, वन्य जीव अभयारण्य ना हो, संरक्षण आगार ना हो, इसके अलावा किसी व्यक्ति या संस्था की भूमि जहां पे वहां के लोगों के समुदाय, वहां पे रहने वाले समुदाय या वनस्पतियां या जीव जंतुओं का संरक्षण करना जरूरी होता है, उसे क्या घोषित कर देते हैं? समुदाय आगार। समुदाय आगार क्या होता है? कम्युनिटी रिजर्व। समुदाय ये अलग कैसे है? ये कभी इसमें नहीं हो सकता, कभी इसमें नहीं हो सकता, कभी इसमें नहीं हो सकता, ठीक। ये है समुदाय आगार। भारत में वर्तमान में 202 है समुदाय आगार, ठीक। इन सब पे ज्यादा नॉलेज नहीं करना, थोड़ा सा लिख लो, फिर हम चलते मेन टॉपिक पे। देखिए वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002, वन्य जीव
वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2002 के बाद वन्य जीव संरक्षण क्वेश्चन लिखते हैं। संशोधन अधिनियम 2002 के बाद किसी व्यक्ति व संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति व संस्था द्वारा अधिकारी क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान कामा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य व संरक्षण आगार कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत शामिल नहीं है। संरक्षण आगार के अंतर्गत शामिल नहीं है। शामिल नहीं है। राज्य सरकार उसे जीव जंतुओं व समुदाय के संरक्षण हेतु समुदाय आगार घोषित कर सकता है। समुदाय आगार घोषित कर सकता है। भारत का पहला समुदाय आगार केशोपुर चंबा गुरदासपुर एक ही नाम है। केशोपुर चंबा गुरदासपुर क्वेश्चन निकले पंजाब में है। केशवपुर चंबा गुरदासपुर एक ही नाम है। केशवपुर चंबा गुरदासपुर पंजाब है। वर्तमान में लगभग 220 देखिए 202 बोलते हैं 220 समुदाय आगार हैं। चलिए अब इतना सबको समझ में आ गया। आप लोगों को अब समझ में आ गया कि संरक्षण आगार क्या होते हैं, समुदाय आगार क्या होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान का तीनों में अंतर थोड़ा थोड़ा समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? आ गया होगा अंतर? अगर इसमें आप लोगों को अंतर समझ में आ रहा है तो आप लोग आगे समझिए कि अब हम लोग स्वास्थ्य संरक्षण लगभग थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए। ठीक, स्वास्थ्य अब बाह्य स्थानीय संरक्षण में अब जैसे चिड़ियाघर होती है, इसके बाद बता दें जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे नहीं है। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में हम ऐसे अब उसको इतना नहीं डिटेल में चला, हम 10-15 मिनट में उस लेक्चर खत्म करते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जहां यूपीएससी पीसीएस क्वेश्चन बनाती है ज्यादा। अब जैसे बाह्य स्थानीय संरक्षण में चिड़ियाघर क्या होता है? चिड़ियाघर बाह्य स्थानीय संरक्षण इसलिए है, चिड़ियाघर अगर आप बात करें उस पर बाह्य स्थानीय संरक्षण पे चल रहे हैं, चिड़ियाघर में कोई भी ऐसे पालतू में जंतुओं को रखा जाता है जो कहीं वन्य जीव अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में संकट में है या किसी क्षेत्र में संकट में है, उन्हें उठा के विशेष रूप से उठा के लेके चिड़ियाघर में डाल दिया जाता है। अकेला उनका पुनर्वास किया जाता है। कोई संकट में क्यों आएगा? जब उनके साथ प्रतिस्पर्धा होगी। मान लीजिए कोई हिरण की ऐसी प्रजाति है जो संख्या में कम है, अगर बाघों के सामने रहेगी, ठीक, तो बाघ उसका क्या कर देंगे? शिकार कर देंगे, खत्म हो जाएगी। अब इसको हम लोग क्या करें? इसको उठा के लेके चिड़ियाघर में डालिए। तो चिड़ियाघर में जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है जो किसे संकट में रहते हैं। कैसे रहते हैं? संकट में। तो चिड़ियाघर क्या बाह्य स्थानीय संरक्षण हो गया। समझ आया? जीन बैंक होता है। जीन बैंक में क्या होता है? अगर हम जीन बैंक क्या होता है? एक तरह का बैंक है जिसमें क्या करते हैं आप की जीन जो होती है, डीएनए की छोटी इकाई क्या होती है? जीन। जीन को संरक्षित किया जाता है। क्यों जीन को? हम जानते हैं कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई, बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई। चाहे वो आप देखेंगे, आप लोग कोई आप लोग बताइए,
संभा 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 चावल की प्रजाति होती थी, पहले गांव में बहुत ज्यादा बोई जाती थी। हाँ, सोना मन तो बाद में आई, उससे पहले संभा थी, मंसूरी। हाँ, नाम आया हमारे हमारे सुमन, ठीक है, मतलब कोई तो मिला जो समझा। ये लोग तो सीधे हाइब्रिड संकर प्रजाति धान ला रहे हैं, डंकल बासमती। इसके अलावा ये लोग जो है बंगाली, गंगा, गोदावरी, अलग अलग प्रजातियां समा गई हैं। इससे जो हमारी परंपरागत प्रजातियां थी धान की, जो परंपरागत सीड थी, वो हमने क्या किया, उत्पादकता के लिए हमने क्या कर दिया, हाइब्रिड प्रजातियों को अपना लिया। तो कहीं न कहीं जो परंपरागत सीड थी वो भविष्य में अगर फिर जरूरत पड़ी वो विलुप्त हो जाएगी, कोई नहीं रखेगा तो काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए जीन बैंक में होता है, जीन बैंक में उनकी जीन को रख लिया जाता है, बीज के जीन को रखा जाएगा निकाल के, ताकि किसी में उनका नेचर डाल दिया जाए, बीज को नहीं, उनकी जीन को। कोई प्रजाति है जीव जंतुओं की वो विलुप्त हो रही है, तो उसकी जीन को वहां पे रख दिया गया संरक्षित, ताकि भविष्य में कभी जरूरत हो तो उसकी जीन से क्या कर सके, निर्माण कर सके। वैसा नेचर जीन ही तो हमारा है, हमारी जीन अलग है, हमारा डीएनए अलग है, आपका डीएनए अलग है, सबका डीएनए लगभग अलग अलग है, इसीलिए सबका रूप प्रतिरूप अलग अलग है। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या किया जाता है, जीन बैंक में क्या किया जाता है, जीन भी इसीलिए इसमें क्या होता है, हमारी अगर मान लीजिए हम बहुत बड़े महान व्यक्ति बने, बहुत बड़े विचारक हो और बहुत हमारी बौद्धिक क्षमता हाई हो, अब भविष्य में लगे ऐसा इंसान कभी नहीं आ सकता। तो अगर आज के समाज में ऐसा लगे तो हमारा जो डीएनए है और निकाल के लैब में जीन बैंक में रख दिया जाएगा, कभी जरूरत पड़ी तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति बना लिया जाएगा। ठीक, किसी में डाल दिया जाएगा तो ऐसे प्रतिरूप उसके अंदर इतनी बुद्धि प्रबल हो जाएगी, हाई मिलेगा। ठीक, अरे आप लोग जान ही रहे हैं, स्टेम सेल की मदद से मानव का निर्माण किया सकता है, नहीं किया सकता है, सेम स्टेम सेल की एकदम मानव बनाया जा सकता है, लेकिन प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि जो नेचर उसके साथ खिलवाड़ हो जाएगा, नेचर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। हमारे जैसा दूसरा के पटाख से हमारे जैसा बना के कोई आया और स्वाति को भेज दिया, स्वाति को उसने मार दिया, बाद हमारे पर केस मार रहे हैं। ठीक, ये दिक्कतें आ जाएंगी। हम जीव जंतुओं में यूज करना शुरू कर दिए हैं, जीव जंतुओं में छेड़छाड़ हमने करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन मनुष्य प्रतिबंधित है। नहीं तो लोग मरने से पहले अपना प्रतिरूप बनवा लें और उससे संतुष्टि मिलेगी, हम मर गए ये हमारा है। एक नई एनर्जी साथ एक नई शरीर बन जाएगी, सेम प्रतिरूप बनेगा हमारे जैसा ही। ठीक, लेकिन बहुत माइन्यूट अंतर होगा, बहुत माइन्यूट, चाहे सेम बन जाएगा। विचार हाँ, विचार अंतर हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है, जो चीजें हैं लगभग आएंगी, कुछ तो अंतर आएगा ही। ऐसा नहीं कह सकते एकदम प्रतिरूप बन जाएगा। जो सोच रहे हैं, क्योंकि सोचने की क्षमता मानव धीमे धीमे सीखता समाज में रह के, जिससे हमारी जो थिंकिंग लेवल होगी, आपकी थिंकिंग लेवल होगी, आपके परिवेश हमारे परिवेश हमने डेवलप किया। बचपन से नहीं हम आए थे तो हम समुदाय का जान रहे थे, संरक्षण का जान रहे थे। ठीक, हमने बचपन से पढ़ाई किया तो इसलिए हमें इसके बारे में नॉलेज हो गया। ऐसे आप भी बहुत सी चीजें पढ़े होंगे, आपको नॉलेज होगा, उसको हमारे में नॉलेज होगा, तो एक परिवेश होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो जीन बैंक आपको अगर कोई पूछे जीन बैंक क्यों बाहर संरक्षण, तो उसमें क्या किया था, जीन, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे जंतु हो, चाहे कोई सीड है, उसकी जीन को लेकर कहाँ रख दिया था, जीन बैंक में। भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तब जरूर इसका यूज कर लेंगे। ये ऐसा इसलिए किया जाता है जैव विविधता को बनाए रखने के लिए। इसका एग्जाम्पल देख ही रहे हैं कि हम लोग परंपरागत जो सीड थी हमारी, अब किसी घर पे नहीं मिलेगा। नहीं, पहले सबके घर पे डेहरी होती थी, उसमें रखा जाता था, फिर वही साल भर में लाके बाद में उसी सीड को क्या करते थे लोग, जड़ डालते थे, फिर पैडी तैयार करके उसे क्या करते थे, रोपण करते थे उसका रोप। ठीक, आज सब लोग कुछ नहीं, खाओ पियो उसको एक तरह से उसका छिलका निकलवा के और उसका चावल खा ले रहे हैं। और चावल कोई धान कोई नहीं रख रहा, खाली बहुत सबके घर पे देखेंगे आधा बोरी एक बोरा, क्योंकि हर साल लोग नया सीड ला रहे हैं मार्केट से। नए सीड में परंपरागत सीडें नहीं है, सब हाइब्रिड सीडें हैं कि आज इसकी उत्पादकता इतनी हो गई है, कम पानी में भी हो जा रहा है, अधिक पानी हो जा रहा है, ज्यादा वो वाला खेत है जहाँ पानी डूब जाता है, उसमें ये सीड लगाओ। ठीक, तो ऐसे है। तो हमारी परंपरागत सीड वनस्पतियां अब कुछ समय बाद बैल मिलेंगे, धीमे धीमे लोग प्रयास कर रहे हैं बैलों को रोक देना। ठीक, एक समय से बैल की बहुत डिमांड थी, खेतों में लोग काम करने के लिए सबके घर पे जिसके पास जितना बैल आता था उसे उतना समृद्ध व्यक्ति माना जाता था। ये होता था कि भाई इसके पास 4 बैल है, 5 बैल, मतलब खेती बड़ी है।
फिर 4 बैल से 2 बैल पे आए लो, 2 बैल से फिर क्या होने लगे, एक बैल तुम रख लो, एक बैल हम रख रहे हैं। तो बैलों मशीनीकरण हो गया खेती का, एग्रीकल्चर का। अब एक बैल तुम्हारा लग रहा है, एक बैल हमारा लग रहा है, ठीक। फिर धीमे धीमे लगा, वो जरूरत पड़ती थी आलू का खेत बनाना है, जरई डालना है, छोटी कहीं ऐसे बहुत कम जगह पे यूज होने लगा। बाद में लोगों का हर काम ट्रैक्टर करने लगा, उसका खत्म हो गया। अब इसके अलावा बीज बैंक होता है। बीज बैंक में अगर बात करें तो आप जानते हैं सीड को रखा जाता है, वो तो बताने वाली बातें नहीं कि खेत उठा के सीड वहां से संरक्षित किया गया, बाद में संरक्षण हो जाएगा। एक मोटा मोटा खाली माइंड आप लोगों को बने। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन निम्न तापी, क्रायो क्रायो का मतलब होता है ठंडा होता है। जिसमें होता है ना, आप जीएसएलवी पढ़े होंगे, जीएसएलवी रॉकेट पढ़े होंगे, साइंस एंड को पढ़ाया गया होगा। जीएसएलवी पढ़े नहीं? जीएसएलवी एक क्या है, रॉकेट लॉन्चर व्हीकल्स हैं। हाँ, जो रॉकेट को लॉन्च करने के लिए व्हीकल्स होते हैं, जीएसएलवी। पीएसएलवी होता है। पीएसएलवी क्रायोजेनिक इंजन पे काम नहीं करता है। पीएसएलवी क्रायोजेनिक इंजन पे काम नहीं करता है, वो सॉलिड लिक्विड फ्यूल लेता है। पीएसएलवी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक। और अब जीएसएलवी क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन पे काम करता है। क्रायोजेनिक टेक्निक, क्रायो मतलब क्या होता है, ठंडा। इसमें किसको यूज किया जाता है, ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, वो भी निम्न तापमान में, -160 डिग्री सेल्सियस तापमान में। यही तो जीएसएलवी हम लोग नहीं बना पा रहे थे। अगर किसी रॉकेट को बहुत 36,000 किलोमीटर ऊंचाई भेजना है तो हमें क्या चाहिए, जीएसएलवी चाहिए। जीएसएलवी हम बना नहीं पा रहे थे, हमने रसिया से मदद मांगा, रसिया ने पहले कहा था देंगे, बाद में दिया ही नहीं। बाद में बहुत कुछ करने के बाद इंजन दिया, पहले कहा था हम टेक्नोलॉजी भी देंगे, इंजन भी देंगे। बाद में मुखर गया, कुछ नहीं देंगे। बाद में फिर समझौता हुआ तो उसने कहा कुछ इंजन आपको दे देंगे। तो हमने पहले ही अपना जीएसएलवी, स्वदेशी जीएसएलवी बनाना शुरू कर दिए। जीएसएलवी बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पीएसएलवी का कंसेप्ट जीएसएलवी में काम कर रहा था। लेकिन दिक्कत आ रही थी कि कौन सा ऐसी धातु मेटल यूज किया जाए जो इतना निम्न तापमान पे भी सहन हो। इसे ये है आपका लोहा है, इसे खूब ठंडा कर दीजिए, ये पाउडर बन जाएगा, इसके पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। क्यों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि ठंडा होगा तो इसके पार्टिकल क्या होंगे, अपने आप को सिकुड़ने लगेंगे। बॉडी टूटेगी नहीं, टूटेगी क्षणभंगुर पाउडर हो जाएगा कोई भी चीज। जब यही हम जीएसएलवी, हम जब भारत स्वदेशी जीएसएलवी बना रहा था तो हम टेक्नोलॉजी सब सेक्टर जा रहे थे। जब उसमें फ्यूल जा रहा था इतना ठंडा तापमान पे, -160 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ऑक्सीजन जा रही है, हाइड्रोजन जा रही है 180 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हमें अभी समय तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इतना याद आ रहा है जब हम पढ़े थे, -160 -180 कि 200 माइनस में ऐसे कुछ जा रहा था। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मतलब 180 से ऊपर थे, दोनों का तापमान रखना पड़ता है कम माइनस में, ठीक। ऐसा इसमें क्या हो रहा था, इंजन ब्रेक हो जाता, क्रैक हो जा रहा था। तो बाद में हमने रसिया से मांगा, रसिया ने हमें दिया, हमने उस इंजन 2-3 इंजन को यूज किया, 2-3 इंजन खोल के हमने देख लिया क्या मेटल क्या, फिर हमने अपना जीएसएलवी बना लिया है, समझा। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या कहता है, इसमें क्या कहते हैं, जीवित जीव जंतुओं के अंगों को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे आपका हृदय है, हृदय काम करे लेकर उसमें डाल दिया जाएगा। आपका कोई अंग है खराब ना हो, लेके ठंडे नहीं होता है, मानव की बॉडी को लेकर उसमें क्या कर देते हैं, आप ठंडे जगह पे डाल देते हैं। जब मर जाता है, या बस गांव में भाई उसके पास फ्रीजर नहीं है तो लोग बर्फ की सिल्ली लगा देते हैं, चारों तरफ से बर्फ की सिल्ली से ढक देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, क्यों सेव हो जाएगी भाई। सब लोग जानते हो, गांव के रिक्शा वाले बता दोगे कि ये मर गई हैं, इनके लड़का मुंबई से आ रहा है इसलिए बर्फ की सिल्ली में रखा गया, तो वो भी कहते हैं संरक्षित हो जाएंगे। क्यों, बायो रासायनिक क्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठंडा होने पर बायो रासायनिक क्रियाएं क्या होते हैं, कम। इसी यही तो कंसेप्ट है फ्रिज में रखने का। फ्रिज में आप चीजें रखते खराब क्यों नहीं होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो आप चीजें खराब नहीं होंगी, जल्दी नहीं होंगी, ऐसा नहीं होंगी, ठीक। अब क्या होता है ऐसे क्रायो प्रिजर्वेशन। अब जैसे ये आलू देखिए, आलू आप कोल्ड स्टोरेज में आप लोग रखेंगे, ठीक। अभी वो परिपक्व अवस्था में गया है, एक अवस्था के बाद उसमें से भून निकलेगा, लेकिन आप भून अगर बाहर घाव पे रखेंगे, तापमान ऐसा पाएगा भून निकल जाएगा उसका। लेकिन उसे इतना कम तापमान पे रख देते हैं कोल्ड स्टोरेज में, जब कोल्ड स्टोरेज से आलू आता है हाथ डालते बड़ा ठंडा लगता है, ठीक। अब वो ठंडा इतना हो जाता है कि उसकी
आलू के अंदर जैव रासायनिक क्रिया की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कभी पूछे बताइएगा, ठंडा इसीलिए ठंडे चीजों में रखा जाता है कि उसकी जैव रासायनिक क्रिया की दर क्या हो जाए, कम हो जाए, बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। कम हो जाएगा तो अब उतना तेजी से होने पर जैसे आलू बाहर निकलता है, फिर समान तापमान में देखते हैं 5 से 6 दिन में अंकुरित हो जाता है, बढ़ जाता ना, क्योंकि परिपक्व अवस्था तो हो ही गया था, खाली से मौका नहीं मिल रहा था। इतना सबको समझ में आ रहा होगा। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो टेक्निक कहा होते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या किया जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन में या निम्न तापी घर जो होते हैं उनमें क्या किया जाता है, अंगों को, कोई अंग है उसको संरक्षित करने के लिए रख दिया था। किसमें क्या जाता है, द्रव नाइट्रोजन में, इसमें द्रव नाइट्रोजन में। आप द्रव नाइट्रोजन देखे होंगे, वो जो भैंस है उसके लिए, उनके सीमन चढ़ाने के लिए आते हैं, एक बड़ा सा बॉक्स में रखे रहते हैं, एक डिब्बा में बांधे रहते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर डिब्बा में बांधे रखते हैं, रखते हैं, बांधे रखते हैं, तो उसे कभी खोलते देखते धुआं निकलता है, वो नाइट्रोजन है, जो धुआं निकल रहा है क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक, तापमान को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, ताकि वो संरक्षित रहे, सीरम खराब ना हो। समझा रहा आप लोगों को। ऐसे ही क्या, ये तो एक छोटा सा क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक का छोटा सा एक इक्विपमेंट लेके घूम रहा हो, वो उसमें कुछ और नहीं, दूध का बर्तन नहीं होता लगता दूध का बर्तन, उसे अब आगे लगता, बचपन में मन करता होगा देखिए क्या रखा है इसमें, अब पता चल जाएगा उसमें क्या है, वो ठंडा करने के लिए उसमें नाइट्रोजन होती है। अब बाल्टी में रखोगे नाइट्रोजन उड़ जाएगी, ठीक, गैस है, उसे पैक करके रखते हैं, तापमान को कम करती है। यही क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक में यूज होता यही है कि ठंडे, अब इसमें आप ऊतक को रख सकते हैं, कोई टिश्यू रख सकते हैं, ठीक, वो ऊतक टिश्यू एक ही हो गया, कोई अंग रख सकते हैं, ठीक, कोई सेल जिससे ठंडा रखे उसका, वो क्रायो प्रिजर्वेशन भी समझ में आ गया। क्रायो प्रिजर्वेशन समझ में आ गया ना कि ये क्या है, एक कौन सा बाह्य स्थान है, क्योंकि अंग वहीं पे नहीं पैदा हुआ था, कोई अंग वहां पे नहीं, उसको लेकर उसमें डाल रहे हैं, तो बाह्य स्थान संरक्षण हो गया। इसके अलावा बॉटेनिकल गार्डन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इसमें अगर विश्व की जो भी बहुत सारी प्रजातियां संकटग्रस्त होती है, पेड़ पौधे वनस्पतियों की जो प्रजातियां बहुत संकटग्रस्त होती हैं विश्व की, उनको संरक्षित करने के लिए एक विशेष प्रकार के क्षेत्र में उनको संरक्षित किया जाता है, जिसे बोला जाता है बॉटेनिकल गार्डन। समझ में आ गया। बॉटेनिकल गार्डन में वनस्पतियों को संरक्षित किया जाता है जो विश्व के अन्य इलाकों में है और क्या संकटग्रस्त है। ठीक, ये सब तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, खाली एक रोड मैप आपको पता होना चाहिए कि क्या है, सबको पता चल गया ना। अब ये सब लिखवाने मतलब आपको मैं बेवकूफ बनाऊंगा अगर ये सब लिखवा के 2 पेज ये सब भरवा रहा हूँ, तो वहां सोचना ऐसा कुछ अभी तक नहीं बना, भविष्य में हो सकता ना बने, क्योंकि इस पर वो चिड़ियाघर में क्या बनाया जाता है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकता है चिड़ियाघर को संचालन कौन करता है, कौन रेगुलेट करता है, ठीक, लेकिन अब ये वहां से क्वेश्चन कोई नहीं है। हाँ, आप बता दें स्वास्थ्य चिड़ियाघर का पता चल गया ना, चिड़ियाघर में किसको संरक्षित करते हैं, जीव जंतुओं को, किसको, जीव जंतु जो संकट में हो। बीज बैंक में बीज को, जीन बैंक में जीन को, क्रायो प्रिजर्वेशन में ऊतक जीन जिसको भी रखना है, लंबे समय तक रखना है, ठंडा रहे, उसका उसमें परिवर्तन ना हो, उसको उसमें डाल देते हैं। इसके अलावा आपको बॉटेनिकल गार्डन में वनस्पतियों को, जो संकटग्रस्त वनस्पतियां हैं या जिनको लगता है कोई तरह की समस्या आ रही, तो उनको वहां संरक्षित किया जाता है बॉटेनिकल गार्डन में। समझ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है। अब अच्छा टॉपिक शुरू होने आ रहा है, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन खूब बनाया है इस टॉपिक से, यूपीएससी में, अब पीसीएस भी। हाइड करिए, पारिस्थितिकी, उत्पादकता, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, पारिस्थितिकी उत्पादकता या इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी
अब आप लोग जाके जैसे देखिए एक काम करिएगा, जो घटना चक्र है, घटना चक्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लगाइए, खूब लगाइए, क्योंकि ये जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं हमको क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, हर पेपर में मंडे से लेकर सब पीछे पढ़ा दिया गया है। ये सब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनाए खूब, पारिस्थितिकी उत्पादकता से क्वेश्चन कराते हैं तब आपको समझ में आएगा। अच्छा बताइए इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी या पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या है, कोई बताएगा? ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं, अभी हम बताएं नहीं तो आपसे अपेक्षा नहीं कर रहे कि आप एकदम एग्जैक्ट बता पाएंगे, लेकिन एक रोड मैप बता सकते हैं। एक रोड मैप दीजिए कोई। पेड़ पौधे होते हैं जैसे सूर्य से प्रकाश होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, दोनों सही बता दिए। इसमें छूटा है क्या? पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या होती है? हंस क्यों रहे हैं? सही है, अभी देखना वही हम भी बोलेंगे, हम बोलेंगे विश्वास हो जाएगा। ये बोल रहे हंसी आ रही है। पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या होती है? जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उत्पादक मतलब कौन? हरे पेड़ पौधे। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं इनके द्वारा जो सकल एनर्जी, सकल मतलब कुल, ग्रॉस एनर्जी जिसे बोलते हैं, ग्रॉस एनर्जी। सकल का इंग्लिश क्या होता है? ग्रॉस होता है ना। किसी देखिए इसका देखिए पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या होती है? किसी प्रति इकाई क्षेत्रफल में, कोई एक क्षेत्रफल है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में किसी एक निश्चित समय में पेड़ पौधों द्वारा या प्राथमिक उत्पादक के द्वारा कुल ऊर्जा जितना संग्रहण किया जाएगा, सकल ऊर्जा जितना, कोई एक जैसे होना चाहिए, एक विशेष एरिया होनी चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। उत्पादकता, पारिस्थितिकी उत्पादकता समझ में आ रहा ना? उत्पादन उत्पादकता में अंतर होता है, ठीक? समझ में आ रहा है? अगर पारिस्थितिकी उत्पादकता की हम बात कर रहे हैं तो ये कोई पूछे तो आप कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्राथमिक उत्पादक के द्वारा प्रति एकांक समय में कुल सकल जो एनर्जी है, जो सकल एनर्जी, ग्रॉस एनर्जी जो है, ग्रॉस एनर्जी जो हरे पेड़ पौधे जितना अपने अंदर संग्रहित कर लेंगे वही पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है, एनर्जी का संग्रहण, ठीक? समझ रहा? पारिस्थितिकी उत्पादकता कोई पूछे तो आप समझ पर्टिकुलर एरिया क्यों डिसाइड किया जा रहा है, निकाल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इसकी जो यूनिट होती है, पारिस्थितिकी उत्पादकता की यूनिट होती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या कहीं कहीं वर्ग मीटर लिख देगा, ठीक? और यहाँ पे तीन में हो सकता है। आप प्रोडक्टिविटी निकालना है, सुनिए, प्रोडक्टिविटी निकालना है एक दिन की कितनी है किसी पारिस्थितिकी तंत्र की, तो आप एक समय एक दिन का लेंगे और देखिए कि वहां पे जो वनस्पतियां हैं कितना सकल एनर्जी, सकल ऊर्जा, ग्रॉस एनर्जी जिसे बोलेंगे, सकल ऊर्जा कितना अपने अंदर संग्रहित कर लेती हैं, वही क्या कराएगा? पारिस्थितिकी उत्पादकता। वनस्पतियों के द्वारा, जीव जंतुओं को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, शब्दावली में क्या क्या यूज करूंगा बाबा? वनस्पति, मतलब प्राथमिक उत्पादक जिसे बोलते हैं। प्राथमिक उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे, वनस्पति ही इसमें इन्वॉल्व है पारिस्थितिकी उत्पादकता में। आप लोग समझ में आ रहा है कुछ? कि पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक समय में पेड़ पौधे द्वारा, प्राथमिक उत्पादकों द्वारा सकल ऊर्जा का जितना संग्रहण, कलेक्शन किया जाएगा, जो कलेक्शन होगा, जिसके अंदर कलेक्शन करने की क्षमता जिस क्षेत्र में ज्यादा होगा उसकी उत्पादकता हाई होगी। सुनना है? इतना सबको समझ आएगा? आप लोगों को पता है कि जैसे पारिस्थितिकी उत्पादकता, अच्छा पारिस्थितिकी उत्पादकता किस पे निर्भर करेगी? सूर्य के प्रकाश पे कितना इसकी निर्भरता होगी पारिस्थितिकी उत्पादकता की, कितना सुलभ, नंबर एक, कितना सुलभ सूर्य का प्रकाश मिल पा रहा है, ठीक? कितना आसानी से सूर्य का प्रकाश किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मिलेगा। ये भी जैसे पूछ ले, पारिस्थितिकी उत्पादकता किस पे निर्भर करती है? मुख्य रूप से दो चीजों पे, कि सूर्य का प्रकाश कितना आसानी से मिल जाए उस पारिस्थितिकी क्षेत्र को, और दूसरा क्या, हम अच्छा आपके घर पे बहुत काजू बादाम किशमिश रखा है, ठीक?
आपकी उत्पादकता तभी बढ़ेगी। आपके घर वाले ने क्या कर दिया, आप देखा जाए कि आपके अंदर आपकी उत्पादकता बढ़ रही बढ़ रही है, इसलिए आपको हेल्थ का एक इशू रखा जाए। तो आपके घर वालों ने क्या किया, हेल्थ इशू के लिए आपको तरह तरह की आप मिनरल्स रखे हैं आपके खाने पीने के लिए, विटामिन है, सब चीजें हैं आपके पास, प्रोटीन है, सब कुछ रखे हैं। लेकिन आपकी ग्रहण करने की क्षमता में होनी चाहिए, रहने से ही आपको वहां पे सब कुछ उपस्थित है। और दूसरा जो पॉइंट, अगर नहीं रहे आपके अंदर खाने की क्षमता में नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो भी क्या उत्पादकता प्रभावित होगी। सेम चीजें, कोई पारिस्थितिकी तंत्र अगर है, हरे पेड़ पौधे हैं किसी क्षेत्र में, यह तभी ज्यादा अपने अंदर सकल एनर्जी क्रिएट करेंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो या तो पहला, सुलभ सूर्य का प्रकाश हो, आसानी सूर्य का प्रकाश नहीं मिले, तब उत्पादकता बढ़ेगी। दूसरा, इनके जो प्राथमिक उत्पादक हैं, इनके ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। समझना, हरे पेड़ पौधों की ग्रहण करने की क्षमता क्या हो, अधिक हो। अगर दोनों कंडीशन फॉलो होगी तो वहां पर उत्पादकता ज्यादा हो जाएगी ऐसे क्षेत्रों की। समझ रहा ना। अब आप लोगों से बात हो रही है, अगर उत्पादकता को जो मेजर करते हैं, ठीक, उत्पादकता, पारिस्थितिकी उत्पादकता जो मेजर करते हैं, आगे पहले मैं लिखवा दें तो आप कंफ्यूज रहेंगे मुझे लग रहा है, लेकिन पहले क्लियर हो। लेकिन पारिस्थितिकी उत्पादकता, एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन का एक चीज पकड़ लीजिए, इसी पे एक क्वेश्चन कराएंगे फिर आगे आपको। सब थोड़ा सा लिखवाने से पहले मैं बताना चाह रहा हूँ, इस पारिस्थितिकी उत्पादकता जो है, औसत पूरे विश्व के औसत देखा गया है 320 ग्राम मीटर स्क्वायर वर्ष है। इसमें एक साल निकाला गया है, इसमें एक साल पूरे विश्व का औसत पारिस्थितिकी उत्पादकता कितना है, 320 ग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा सबसे ज्यादा किसकी है, अगर आप जान रहे हैं सबसे ज्यादा कहाँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, वहां तो सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंचेगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, ये सब जो क्षेत्र हैं, दलदली क्षेत्र, वहां एनर्जी में ये सब पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ठीक। मैंग्रोव वनस्पतियों वाला क्षेत्र, यहाँ की उत्पादकता हाई होगी नहीं होगी। तो जो हाई उत्पादकता वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहां की उत्पादकता कितनी पाई गई है, 2000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। समझ में आ रहा है। उत्पादकता किसकी है, ऐसे क्षेत्र जो जहां पे सूर्य का प्रकाश की बहुलता है, अधिक है, ठीक, या जो पेड़, हरे पेड़ पौधे, इनके लिए अनुकूलन की स्थिति अच्छी है, ठीक। अच्छा, पारिस्थितिकी उत्पादकता का मैं कहूँ आपसे, बताइए, एक है मरुस्थल है, घास का मैदान है और फॉरेस्ट है। तीनों में पारिस्थितिकी उत्पादकता सबसे ज्यादा कहाँ होगी, फॉरेस्ट में, क्योंकि वहां पता चला इसीलिए वहां फॉरेस्ट बना, उसके बाद घास का मैदान, उसके बाद मरुस्थल। समझ में आ रहा। अच्छा, बताइए, जलीय पायतंत्र है और स्थलीय पायतंत्र है, कौन सा पायतंत्र है, जलीय और स्थलीय। जलीय पायतंत्र और स्थलीय पायतंत्र में कहाँ पे जैव विविधता अधिक होगी, जैव विविधता नहीं, ये पारिस्थितिकी उत्पादकता कहाँ पे हाई होगी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो स्थलीय पायतंत्र है, इसका भी जब निकाला गया है, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। स्थलीय पायतंत्र में क्योंकि सन का प्रकाश स्तर पे आसानी से पहुंचेगा, जलीय पायतंत्र में उसके नीचे नहीं जा पाएगा, सूर्य का प्रकाश नहीं, जलीय पादप तो नीचे भी बैठेंगे, तो अधिकांश नीचे जो रहेंगे उनको प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन स्थल पे अधिकांश पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है, एनर्जी पहुंच जाएगी। एनर्जी जितना एब्जॉर्ब करेंगे वही उसकी उत्पादकता होगी, किसी डाउट तो नहीं है। जो स्थलीय पायतंत्र है, स्थलीय पायतंत्र में देखा गया है तो 669 औसत ग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष इसकी उत्पादकता है। अब जलीय का देखो कितना कम है, जलीय पायतन की औसत पारिस्थितिकी उत्पादकता बहुत कम है, 155 ग्राम प्रति मीटर, इसी पे क्वेश्चन बना है, मीटर पर वर्ष। समझ में आ रहा है आप लोगों को।
ये जो पढ़ा रहा हूँ अभी इसी का आइए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मैं पूरा खोल नहीं रहा हूँ कंसेप्ट, मैं देखना चाह रहा हूँ कि अभी क्वेश्चन जब दूंगा आप अपना कितना दिमाग अपने से लगा पाते हैं। अगर अपने से दिमाग लगाने की क्षमता नहीं है तो यूपीएससी क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि उसके कुछ पोर्शन पे 75% पे आप पढ़े हुए काम करेंगे, 25% पे आपको सिर्फ अपना जो है खोजने की क्षमता होनी चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक, पढ़ा पढ़ाया सीधे यूपीएससी का प्री नहीं बनेगा। 1 2 4 10 15 क्वेश्चन छोड़ के और सब ऐसे आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे। आप पारिस्थितिकी उत्पादकता समझ गए। ठीक, पारिस्थितिकी उत्पादकता सबसे ज्यादा कहाँ, स्तरीय में या जलीय पाई जाती है? ठीक, और स्तरीय में किन क्षेत्रों में जहां सूर्य के प्रकाश अधिक पहुंचते हैं। समझ में आ रहा है? ये भी हो गया आप लोगों को। और औसत पारिस्थितिकी उत्पादकता कितना पूरे विश्व की? 320 ग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। आपसे यूनिट ही पूछ लेगा, मात्रा की पूछ लेगा, पारिस्थितिकी उत्पादकता की मात्रा क्या है। ठीक, चलिए लिखिए, आप लिखिए। किसी क्षेत्र कोई क्वेश्चन क्या कंचन, किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक क्वेश्चन में हरे पेड़ पौधे डाल दीजिएगा, हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई सतह में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय, ये छूट गया, प्रति इकाई सतह में एक निश्चित समय होना चाहिए। एक कोई निश्चित करना पड़ेगा, 1 दिन कर लीजिए, चाहे 1 वर्ष कर लीजिए, और चाहे 1 बीघा एरिया ले लीजिए, चाहे 20 बीघा, तो एक निश्चित आपको सतह फिक्स करना पड़ेगा, तभी उत्पादकता निकाल पाएंगे। 2 लोगों से तुलना करना हो, 2 लोगों के, तो आपको एरिया फिक्स करना पड़ेगा ना। जैसे 2 खेत आपके हैं और दोनों खेत की उत्पादकता देखनी है, 5 बिस्सा ये है, 5 बिस्सा वो है, दोनों का पहले तो एरिया बराबर होना चाहिए, और फिर उत्पादन करने का समय। अब इसका देखिए, इसीलिए समय फिक्स किया जा रहा है। परिभाषा रचना उत्पादकता हमेशा देखने के लिए, आप अगर रटेंगे तो नहीं काम चल पाएगा। समझिए, अगर आप घर पे देखिए उत्पादकता निकालनी है और आपके पास 2 खेत हैं, एक ये है एक ये है, और दोनों देखना किसकी उत्पादकता धान की अधिक है। ठीक, धान की फसल की उत्पादकता किसकी अधिक है, तो दोनों का पहले एक निश्चित एरिया करना पड़ेगा। ठीक, एक निश्चित एरिया करना पड़ेगा। अगर निश्चित एरिया नहीं होगा, ये 10 बीघा होगा, ये 5 बिस्सा होगा, ये अगर 10 बिस्सा मान लो, इसे 5 बिस्सा मान लोगे, ऑलरेडी उत्पादकता कैसे निकल पाएगी? इसकी ज्यादा निकलेगी ही, आएगी, क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ेगा, बराबरी कहाँ आ रहा है? उत्पादकता निकालने के लिए तुलना करना पड़ेगा, तुलना करने के लिए पहले बराबरी स्तर पर लाना पड़ेगा। ये 5 बिस्सा इसे भी कर लिए। अब अगर इसको समय, दोनों खेतों में जो उत्पादन है, इसमें 2 फसल ले लें धान की, इसमें 1 ले लेंगे, 1 साल का रखेंगे, इसमें 2 साल का, तब निकल पाएगी नहीं। समय में क्या करना पड़ेगा? एक समान। ठीक, एक साल कर लो इस खेत की। अब देखा जाएगा जितना यहाँ से उत्पादन होगा, जहां से जितना इससे उत्पादन होगा, दोनों की तुलना किया जाएगा। जहां उत्पादन ज्यादा होगा जिस खेत में, उसकी उत्पादकता क्या होगी? हाई होगी। तो ये देखने के लिए आपने देखा प्रति इकाई सतह, कोई एक निश्चित सतह आपको निर्धारित करना पड़ेगा। अब प्रति इकाई समय, यहाँ इसीलिए हमने दिन लिख दिया था। आप हो सकता है दिन में निकालिए, हो सकता है वर्ष में निकालिए। समझना रहा है कि वर्ष में सबको समझना रहा, लिखिए प्रति इकाई सतह में, प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता
पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं, पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक, स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा जैविक पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। इस तरह हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अब नीचे करिए, लिखिएगा दूसरे पॉइंट पे, मतलब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता मुख्य रूप से दो कारक, मुख्य रूप लगाया हूं, मुख्य रूप, और भी कारक हैं, मुख्य रूप से। और कारक है प्रतिस्पर्धा। अगर कहीं ऐसी प्रजातियां हैं दूसरी प्रजातियों को दबा रही हैं, खत्म कर रही हैं, तो उत्पादकता वहां खत्म हो जाएगी, डाउन होगी, नहीं होगी। समझ में आ रहा है? जैसे एक विशाल का वृक्ष जो होता है वो दूसरे वृक्ष को क्या, छोटे वृक्षों को प्रकाश संश्लेषण करने से रोकता है, या बड़े विशाल का वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष नहीं पनप पाते, घास ही पनप पाती है, जिसको कम चाहिए सनलाइट। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा ना? हाँ, पहले लिखिए सूर्य की सुलभ ऊर्जा दूसरा प्राथमिक उत्पादक का मतलब कौन? हरे पेड़ पौधे। हाँ, उनकी ग्रहण करने की क्षमता, उनकी ऊर्जा की ग्रहण करने की क्षमता, उनकी ऊर्जा की ग्रहण करने की क्षमता। हो गया? हो गया आप लोगों का? कहाँ तक पहुंचे आप लोग? ठीक। इसके अलावा जैसे सुनिए, इसके अलावा और भी कारक है, इसके अलावा अन्य कारक लिखिए। इसके अलावा अन्य कारक तापमान, जल की मात्रा, गहराई, जलवायु, पोषक तत्वों की आपूर्ति, प्रतिस्पर्धा। अरे इसके अलावा जल की मात्रा, गहराई, जलवायु, पोषक तत्वों की आपूर्ति, प्रजातियों के विभिन्न जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा आदि। अन्य भी कारक होते हैं ना। अब जैसे मनुष्य है, मनुष्य भी इसमें बाधा हो सकता है। पेड़ पौधे गए, मनुष्य कहीं पे आप देख, किसी की पारिस्थितिकी उत्पादकता को आज एक गार्डन है, एक गार्डन की जैसे मान लीजिए 1 बिघा है, दूसरा गार्डन 1 बिघा में, एक गार्डन में लोग क्या कर रहे हैं, साल भर आप भी जा रहे हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम भी कर रहे हैं, और दूसरे में नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा प्रभावित होगा, नहीं होगा? उत्पादकता डाउन होगी। जिसमें मनोरंजन होगा उसकी उत्पादकता क्या होगी? डाउन होगी। ये सब भी कारक हैं। आपके पढ़ाई में
ये भी कारक होगा कि आपका पड़ोसी जब तक वो चाह रहा है तब तक पढ़ पाएंगे। आपका एनवायरमेंट, आपका दोस्त जब चाहेगा डिस्टर्ब कर देगा ना, आपका काम खराब है। अभी आपको पड़ोसी लड़ाई कर ले, आपका 2-3 महीना डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कुछ हाइएस्ट बन जाएगा, सोचिए इसका भी प्रभाव है। खाली हम सोचते हैं हमारे माता पिता प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से समाज करता है, सबका योगदान होता है। आपको ई रिक्शा वाला जो लेके आया वो उसका भी योगदान है आपकी लाइफ में। ठीक, चलिए लिखिए आगे। कुछ भी इतना प्यार से सोचने लगे कैसे। ठीक है, विश्व की औसत पारिस्थितिकी उत्पादकता, विश्व की औसत पारिस्थितिकी उत्पादकता कितने? 320 लिख लीजिए, ये सब लिख लीजिए। पूछे 320 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर वर्ष। ठीक, और आप लिखे होंगे तो आप लिखिए उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र की, ये लिख लिए, सब लिख लिए क्या आप लोग जब आप डाटा लिखवा रहे थे? नहीं तो लिख लीजिए उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों की उत्पादकता, उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों की उत्पादकता, उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों जैसे लिख दीजिए क्या? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक, दलदली भूमि जहाँ पानी नहीं मिला तो प्रकाश भी रहता है, ठीक, मैंग्रोव वनस्पतियां, ऐसे क्षेत्रों में उत्पादकता, औसत उत्पादकता विश्व की कितनी है? औसत उत्पादकता बताई जा रही है, कितना है? 2000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। इसके बाद नोट करके लिख दीजिए, तो नोट करके जो अब लिखवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखिएगा। महाद्वीपीय तथा महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्रों की, महाद्वीपीय तथा महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्रों की महाद्वीपीय तथा महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्रों की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता, औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता क्रमशः 669 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, 669 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष तथा 155 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष है। अब देखिए आइए क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन कर लीजिए इस टॉपिक पे जो आया हुआ है, आईएएस का है 2013 का, आईएएस का 2013 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा दिमाग लगाने वाला है, इसी टॉपिक से है। लिखिए तो जल्दी से, समय कम है, तब इसका क्वेश्चन कर लेने से ना ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन किस लेवल का पूछ रहा है, हम उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं ऊंचे स्तर पे। हाँ देखिए, पारिस्थितिकी तंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में, पारिस्थितिकी तंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में पारिस्थितिकी की घटती उत्पादकता के क्रम में उनकी निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? आईएएस 2013 लिख लीजिएगा, आगे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी 2013 में। ऑप्शन ए लिखिए, सही से लिखिएगा, गलती मत करिए। ऑप्शन ए लिखिए, महासागर, ऑप्शन ए में महासागर, कामा झील, घास स्थल, मैंग्रोव।
एक ऑप्शन हुआ। ऑप्शन ए में है महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। हो गया ये ऑप्शन? फिर से बोले, बी ऑप्शन लिखिए। क्रम एकदम जैसे बोला वैसे क्रम लिखना में गड़बड़ा जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन मैंग्रोव, मैंग्रोव कामा महासागर कामा घास स्थल कामा झील। मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। सी ऑप्शन लिखिए। मैंग्रोव, घास स्थल कामा लगाते, मैंग्रोव कामा घास स्थल, झील, कामा महासागर। हो गया? डी ऑप्शन लिखिए। महासागर, महासागर कामा मैंग्रोव, झील, घास स्थल। सी वाला ना? देखिए अगर ये तभी समझ पाएंगे जब आप ये समझ पाएंगे जो आपने यही पकड़ लिया होगा, जो महासागरी जो सागरी पाइथन थे उसकी पारिस्थितिकी कम है, तो महासागर जो आगे दो दे दिया पहले, वो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, पहला खत्म हो गया। दो में मैंग्रोव दिया है। एक मैंग्रोव के बाद घास का मैदान स्तरीय पाइथन थे। घास का मैदान कैसा है? स्तरीय पाइथन थे। अब मैंग्रोव के बाद अब वहीं से एक दिया होगा मैंग्रोव के पास महासागरी। अब महासागरी कैसा है? जलीय पाइथन। स्तरीय पाइथन तो हमेशा उत्पादकता हाई रहेगी। उसके बाद मैंग्रोव वनस्पति, फिर घास के स्तर, फिर उसके बाद क्या था? झील। उसके बाद अच्छा झील और महासागर में झील क्यों है? झील और महासागर में झील क्या कम गहरी होगी और प्रकाश वहां पे उसके सापेक्ष में साइज पहुंचेगा। समझ में आ? क्लियर हो गया? अनुक्रमण जो आप कह रहे थे कभी दिन हमसे इसी चैप्टर में आगे अनुक्रमण अलग चीजें हैं, उस पर कराएंगे। अनुक्रमण किन अवस्थाओं से गुजरता है। अब देखिए आप क्वेश्चन बनाने का मेन क्वेश्चन कैसे, पारिस्थितिक उत्पादकता क्या है? पारिस्थितिक उत्पादकता क्या है? ईपी ओडम के अनुसार पारिस्थितिक उत्पादकता को कितने भागों में बांटा गया है? ये मेन क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो पारिस्थितिक उत्पादकता को आप समझ गए हैं। इसी पारिस्थितिक उत्पादकता को अब ये मेन सा क्वेश्चन देखिए, इसी बन जाएगा कैसे? पारिस्थितिक उत्पादकता को, यह क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, बन सकता है कि पारिस्थितिक स्थलीय पाइथन के अपेक्षा स्थलीय पाइथन में पारिस्थितिक उत्पादकता महासागरीय पाइथन की अपेक्षा क्यों अधिक होती है। तो अब जो पारिस्थितिक उत्पादकता के जो लक्षण हैं, जो कहीं पारिस्थितिक उत्पादकता के लिए जो चीज जरूरी है, जो चीजें जरूरी उसे दिखाओ कि स्थलीय पाइथन में महासागरीय की अपेक्षा में ज्यादा पाया जाता। अपने आप क्वेश्चन बनता हुआ चला जा रहा है। आप बताएंगे स्थलीय पाइथन में सूर्य का प्रकाश की तीव्रता हाई होती है, उसके बाद वहां पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता अच्छी होती है, प्रकाश से उनको चाहिए नहीं, सब ऊर्जा के रूप में ही। ठीक, वहां पे कहा जाए कि प्रतिस्पर्धा भी कम होती है, क्योंकि ज्यादा क्षेत्र है ना, प्रतिस्पर्धा कम होगी। जहां कम रहेगा वहां प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी। जिससे महासागरीय में आगे पता चलेगा। महासागरीय में अपघटक श्रृंखला शुरू होती है, जो अपघटक होते हैं। यहाँ पे स्थलीय में अधिकांशतः देखा जाता है कि प्राथमिक उत्पादक से खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। अब महासागर सब अभी नहीं समझ पाओगे, इसके जैसे आगे तक पढ़ाएंगे खाद्य श्रृंखला तब समझ में आएगा एकदम अंदर का कंसेप्ट। अभी समझिए पारिस्थितिकी उत्पादकता। ओडम ने कहा, हाँ 1959 में ओडम ने पारिस्थितिकी उत्पादकता को 3 भागों में बांट दिया और कुछ नहीं है। पहला उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता वाले क्षेत्र, दूसरा मध्यम पारिस्थितिकी उत्पादकता वाले क्षेत्र, तीसरा निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता वाले क्षेत्र। अब तुम अपने से लिख सकते हो। उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता वाले क्षेत्र में क्या आ जाएंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव, दलदली, कच्छ, ये सब किसमें आ गया?
उष्ण में, उच्च वाले में, उच्च पारिस्थितिक उत्पादकता वाले क्षेत्र में, मध्यम वाले में क्या आ जाएगा, घास का मैदान, झील, ठीक, ये महासागर, ये सब किसमें आ जाएंगे, मध्यम में। और सबसे निम्न पारिस्थितिक उत्पादकता वाले क्षेत्र में कौन कौन आ जाएंगे, मरुस्थल, वैल्यू, आर्कटिक क्षेत्र, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, मरुस्थल। आप लोग कर लिए नहीं कर लिए, ठीक, लिख दीजिए। इपिओडम, इपिओडम, इपिओडम 1959 में विश्व स्तर पर स्थलीय पारितंत्रों को प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तीन भागों में बांटा है। पहला उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता के प्रदेश, पहला उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता के प्रदेश, प्रथम उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता के प्रदेश, इसमें लिखें, इसमें डाल दीजिए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश, आर्द्र वन प्रदेश, अगला आर्द्र वन प्रदेश, जलोढ़ मैदान, आर्द्र वन प्रदेश यही है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जलोढ़ मैदान, छिछले स्थल स्थित जलीय भाग जहाँ छिछलापन हो, छिछले स्थल स्थित जलीय भाग व गहन कृषि वाले क्षेत्र, जहाँ पे गहन कृषि मतलब समझ जाए, गहन, अब बता रहा हूँ, गहन कृषि वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। बताइए सत्यम, गहन कृषि क्या होता है? एक वर्ष में कई पैटर्नों को फसलें उगाई जाए, गहन कृषि से बोलते हैं। जैसे हम लोग गहन कृषि करते हैं कि धान बोए, तुरंत क्या होता है, गेहूं, और इसी में सरसों, अरहर, मतलब एकदम देखते हैं खेत खाली देते नहीं है, ये गहन कृषि होती है, इसे बोलते हैं। समझ आ रहा है? गहन कृषि वहीं पर होगी जहाँ उत्पादकता हाई होगी, उत्पादकता हाई होगी, वहीं पे गहन कृषि कर पाएंगे ना भाई। एक फसल तुरंत तैयार होगी, फिर दूसरी तैयार होगी जहाँ पर उत्पादकता हाई होगी। अब एक जगह ऐसा लगाए हो, ऊँट लगाए हो गन्ना, अब 2 साल हो गया, 2 साल बाद 2 साल बाद उस अवस्था में है, इस अवस्था में से, ठीक, एक पतले से, ठीक। अब उसको लग रहा है कि क्या है, ऐसे कभी कभी गन्ने होते इतने पतले पतले रह जाते मार्केट जैसे, अब उसको क्या करेंगे उसको 2 साल 3 साल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी उत्पादकता वहां पे कम है उस मृदा की। अब कुछ देखते हैं एक मतलब 6 महीने में विशालकाय रूप ले लेते हैं, ठीक। हाँ, वो ऐसे मोटे मोटे हो जाएंगे। अब कुछ होता है, चलिए आप लोग समझ गए, ठीक है। दूसरा लिखें, मध्यम पारिस्थितिकी उत्पादकता के प्रदेश, मध्यम पारिस्थितिकी उत्पादकता के प्रदेश, इसके अंतर्गत घास क्षेत्र, गहन कृषि को छोड़कर अन्य कृषि के भाग, गहन कृषि को छोड़कर अन्य कृषि के भाग,
इसके बाद देखें तीसरा, निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता के प्रदेश। निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता के प्रदेश। इसमें लिख लीजिए, इसके अंतर्गत आर्कटिक क्षेत्रों की इसके अंतर्गत आर्कटिक क्षेत्रों की हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित, हिम मतलब बर्फ, हिमाच्छादित बंजर भूमि, मरुस्थल तथा गहरे सागरी भाग आते हैं। अच्छा, अब है करिए प्राथमिक उत्पादकता के मापन के तरीके। प्राथमिक उत्पादकता के मापन के तरीके। प्राथमिक उत्पादकता के मापन के तरीके, किस किस तरीके से प्राथमिक उत्पादकता को मापा जाता है। इसके दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। नंबर 1, सकल प्राथमिक उत्पादन। सकल को ग्रॉस बोलते हैं, प्राथमिक को प्राइमरी, उत्पादन को प्रोडक्शन। ग्रॉस से क्या हो जाएगा? जी, प्राथमिक से पी, उत्पादन से पी, जीपीपी। ठीक, तो पहला मेथड है जीपीपी। दूसरा है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। शुद्ध को क्या बोलते हैं? नेट। शुद्ध को क्या बोलते हैं? नेट, यानी नेट। फिर इससे हो गया एन, अब प्राथमिक से क्या निकला? पी, और उत्पादन से क्या निकला? पी। कैसे बोलेंगे? एनपीपी। दो मेथड है इसको निकालने के लिए। एक है सकल प्राथमिक उत्पादन और दूसरा है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। ठीक, समझ में आया? अब दोनों अंतर क्या है? सकल प्राथमिक उत्पादन क्या होता है? जब किसी भी प्रति इकाई क्षेत्रफल के पायतंत्र में, प्रति एकांक समय में पेड़ पौधों द्वारा जितनी कुल ऊर्जा उनके अंदर संग्रहित होगी, सकल ऊर्जा जितना उनके अंदर टोटल आएगी, उसमें से वेस्टेज निकाला नहीं जा रहा है, तो उसे बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादन। अगर कोई ऐसा कर रहे हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र ले रहे हैं, एक मान लीजिए 5 हिस्से का एक खेत है, ठीक, उसकी प्राथमिक उत्पादकता निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि वो जो वहां पे रहने वाले जो पादप पेड़ पौधे हैं, जो भी आपके खेत में वनस्पतियां हैं, अगर एक साल में निकाला जाए, एक साल में कितना उसने अपने अंदर एनर्जी संचित जितना कर लेगा, उसमें से वेस्टेज नहीं निकाला जाएगा। कुछ एनर्जी क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है एनर्जी। वो क्या करेगा? उसे संचित करेगा, लेकिन उसको अपने जीवन सर्वाइव के लिए उसका वेस्टेज कर देगा। ठीक, वेस्टेज जैसे आप कैसे पाएंगे? जैसे इसका एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे आप एजुकेशन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, आपका मेन टारगेट है कि आप अधिक से अधिक नॉलेज ले जाएं। तब तक क्या होगा? इस नॉलेज की प्रक्रिया में कुछ आपको थकान भी महसूस होगी। आने में आए यहाँ पे एनर्जी लेने के लिए, आप नॉलेज की एनर्जी लेने आए थे, लेकिन इसमें थकान महसूस हुई, तो घर पे आप जाके उतना 1 घंटा, मान लीजिए 15 मिनट 20 मिनट नहीं पढ़ पाए इसकी वजह से एग्जाम्पल, तो 15-20 मिनट का नुकसान हो नहीं हुआ? अगर इस नुकसान को ना जोड़ा जाए, उसको नुकसान को जोड़ दिया जाए, नुकसान को हटाया ना जाए, मतलब हटाया ना जाए, नुकसान को हटाया ना जाए, तो बोला जाएगा आपने सकल उत्पादन क्षमता आपने मेरे को खाली किया। अपना स्टडी में अपना सकल उत्पादन क्षमता देखा कि मतलब अगर किसी भी क्षेत्र के पेड़ पौधे हैं, उनके द्वारा जितनी ऊर्जा संचित की जा रही है,
वो अगर खाली देखा जाए तो उसे बोला जाएगा सकल प्राथमिक उत्पादन। प्रति एकांक क्षेत्रफल में, वही प्रति एकांक सतह पर, प्रति एकांक समय में जितना ऊर्जा संचित की जाएगी, जितना ऊर्जा संचित की जाएगी पेड़ पौधे द्वारा, उसे क्या बोलेंगे? सकल प्राथमिक उत्पादन। और अच्छा, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन में क्या होता है कि जितना एनर्जी संचित करेंगे अब उसमें से कुछ क्या होगा, कुछ श्वसन की प्रक्रिया में, कुछ श्वसन की प्रक्रिया में पादप क्या कर देंगे? नष्ट कर देते हैं एनर्जी। कुछ एनर्जी श्वसन की प्रक्रिया में क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। इसको निकाल दिया जाए। इसका मतलब सकल प्राथमिक उत्पादन में से श्वसन की प्रक्रिया में जो एनर्जी निकल जा रही है वो हटा दे तो क्या बनेगी? शुद्ध प्राथमिक उत्पादन निकल जाएगा। सबको समझ आया? फिर से होता है, फिर से होता है, क्या कह रहे हैं? चलो बता दे रहा हूँ। सकल प्राथमिक उत्पादन क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे आप हैं, आप पेड़ पौधे मान लीजिए अपने आप को, वनस्पति मान लीजिए, ठीक। एक निश्चित एरिया है, निश्चित क्षेत्र है, इसमें जितना आप एनर्जी ग्रहण कर लिए कुल, ठीक, जितना एनर्जी मिला, जितना आपके अंदर एनर्जी, जितना हमने नॉलेज दे दिया, ये आपका हो गया सकल प्राथमिक उत्पादन। अब कहें नहीं, आप बताइए शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादन क्या होगा? हमने जितना एनर्जी आपको दिया, नॉलेज दिया, ठीक, लेकिन इसमें से कुछ नॉलेज आपका लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हो सकता है आप इसमें जमाई आ जाए, या हो सकता है आप किसी दूसरी जगह काम दिमाग लगा दिए, कुछ निकला नहीं निकला है। हम तो एनर्जी पूरा दिए हैं, लेकिन आप उसमें से कुछ ग्रहण इसलिए नहीं कर पाए, हो सकता है उसी समय कोई कार्य कर रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो, तो उसको निकाल लिया जाए। या आपने उसी समय जैसे हम पढ़ा रहे थे, आपका दिमाग पंखी चला गया, वेस्टेज हुआ एनर्जी आपका, तो ये नॉलेज ट्रांसफर आपकी तरफ गया, लेकिन आप मुझसे कहाँ ट्रांसफर करा दिया? पंखे की तरफ। आप पंखा भी लेने लगे, हमारा नॉलेज आप तक नहीं पहुंच पाया, ये लॉस हुआ, इसे निकालना पड़ेगा। ऐसे जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ एनर्जी उनकी, जैसे हमारी जो एनर्जी, हम खाना पीना खाएं, हमारे शरीर में, अपने शरीर में एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, हमने खाना खाया, ठीक, जितना खाना खाया उसमें जितना पूरा एनर्जी शरीर में बनी, ग्लूकोज के रूप में एनर्जी बनी, एटीपी के रूप में टूटते हैं ना पार्टिकल्स, ठीक, एनर्जी बनी हमारे शरीर में, जितना हम खाना खाएं जितनी एनर्जी बनी, जितना एनर्जी टोटल बनी, उसे क्या बोलेंगे? सकल। हाँ, मान लो उसके साथ में सकल प्राथमिक उत्पादन, लेकिन पौधों के लिए निकालना वहां पे। लेकिन इसमें क्या होता है, आप जानते हैं, हमारे शरीर में जो एनर्जी बनती है उसकी कुछ भाग हमारे चलने में, सोचने में, पल के झपकती है उसमें खर्च जाता है, हम कोई एक्टिविटी करते हैं उसमें खर्च जाता है। उसके बाद जो एनर्जी बचती है वही हमारे अंदर बायोमास क्रिएट करती है, वही हमारे यहाँ चर्बी क्रिएट करती है, ठीक। तो बची हुई जो एनर्जी है जो हमारे शरीर में इस तरह बची रही है नुकसान होने के बाद, वही हमारा क्या होगा? शुद्ध प्राथमिक उत्पादन होगा। ऐसे पौधे होते हैं, पौधे भी जितनी एनर्जी लेते हैं उसका कुछ हर भाग से वो सेलुलोज नहीं बना पाएंगे। भाई पौधे जो एनर्जी लेते हैं, सनलाइट लिए, अगर जल लिए, पोषक तत्वों को लिए, तो पूरा अगर उसका यूज खाली अगर कर ले, सेलुलोज बनाए तो उनका विशालकाय वृक्ष हो जाएगा। लेकिन कुछ क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया में उनका नुकसान रहता है। जैसे हम लोगों के अंदर जितनी एनर्जी आती है, अगर हम चले फिरे ना, खाली खाए जाए सोए जाए, ठीक, तो हमारे अंदर क्या होगा? हम देखते हैं आदमी ज्यादा सो रहे हैं, चौड़ा हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, शरीर की विशालकाय हो रही नहीं हो रही उस आदमी की, क्यों? क्योंकि पूरी एनर्जी जो नुकसान हो ही नहीं रही है। तो सेम कंडीशन, अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जितने एनर्जी आ रही है, नुकसान वाली एनर्जी हटाई नहीं जा रही है, टोटल जितना एनर्जी उसके अंदर संचित गई, ठीक, चाहे वो नुकसान हो चाहे उसके अंदर रहे, उसको बोलेंगे सकल प्राथमिक उत्पादन। और शुद्ध प्राथमिक उत्पादन में क्या होगा? उसके अंदर जो बची हुई एनर्जी जो बायोमास में कन्वर्ट होगी, जो उसके अंदर बायोमास बनाएगी, जो उसके अंदर सेलुलोज बनाएगी, तना, पत्तियां, शाखाएं क्रिएट करेगी, उसको छोड़ के जो श्वसन की प्रक्रिया में नुकसान हो जाएगी, उसी में कुछ एनर्जी नुकसान हो जाएगी इस प्रोसेस होने की प्रक्रिया में। पत्तियां तो वृक्ष के पास है ही, लेकिन जो पत्तियां के लिए निर्माण के लिए कुछ एनर्जी नुकसान जो होगी, वो श्वसन प्रक्रिया में वही निकाल दिया जाता है। किसमें से? सकल प्राथमिक उत्पादन से निकल जाएगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। तो आ गया, देख लो, समझ गया, फील कर लीजिए आप लोग जो चीजें। सकल प्राथमिक उत्पादन, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन दोनों लिख लीजिए। प्राथमिक उत्पादकता का मापन दो रूपों में किया जाता है। पहला सकल प्राथमिक उत्पादन, अब इसमें लिख लीजिए,
ये लिखवा दे रहा हूं, सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी। जीडीपी तो पढ़ाने नहीं दे, जीपीपी पढ़ लो तुम लोग हैं। सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी हो गया। इसमें लिखे प्राथमिक उत्पादक द्वारा आत्मसात की गई, प्राथमिक उत्पादक द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा को, आत्मसात मतलब कलेक्ट, ठीक, जितना ऊर्जा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। अब लिखिए शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। अब लिए शुद्ध प्राथमिक उत्पादन बोल रहा हूं, जीपीपी, एनपीपी सॉरी, एनपीपी लिखे। सकल प्राथमिक उत्पादन में से पोषण स्तर में शोषण द्वारा खर्च की गई ऊर्जा को निकाल देने से बची ऊर्जा को से जो उत्पादन होता है उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। ठीक, आप लोग आज पेपर भी शायद है, टेस्ट भी होने जा रहा है, ठीक। इसके अलावा देखिए अब अभी बहुत अच्छा है, इसमें देखिए खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इसे आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ेंगे या उससे पढ़ेंगे, उससे ज्यादा डिटेल पढ़ाया जाएगा इसमें। आईएएस पेपर में कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या करना है। इसके अलावा जैव संचयन क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, ठीक, पिरामिड जो होते हैं, पिरामिड कैसे देखें, अनुक्रमण जो आप बात कर रहे थे, अनुक्रमण क्या होता है, ठीक, प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है, द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है, ये सब चीजें चलेंगी जो इम्पोर्टेंट।